और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी बीच बाराबंकी से खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी से यह खबर, जहां पर नवाबगंज बूथ संख्या 28 में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। ईवीएम खराब होने से मतदान शुरू नहीं हो पाया है। ये बाराबंकी से खबर हम आपको बता दें। विधानसभा चुनाव के आज 5वें चरण का मतदान है और इसी बीच बाराबंकी से खबर आ रही है 5वें चरण का मतदान शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि ईवीएम खराब हो गई है। नवाबगंज बूथ संख्या 28 में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। नवाबगंज बूथ संख्या 28 में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें बाराबंकी से यह खबर, ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान शुरू नहीं हुआ है। तो विधानसभा चुनाव के आज 5वें चरण का मतदान है और इसी बीच बाराबंकी से खबर आ रही है चुनावों से जुड़ी हुई। ईवीएम खराब हो गई है नवाबगंज बूथ संख्या 28 में ईवीएम खराब, जिसकी वजह से मतदान शुरू नहीं हो पाया है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों में आज मतदान होना था। सुबह 7 बजे से मतदान होना था। हम मौजूद हैं बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान चालू होना था, लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये लोग मतदान नहीं कर पा रहे हैं। कि क्या हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है, अभी तक मतदान क्यों नहीं चालू हो पाया। क्या नाम है आपका? जमील वारिस की दवाई। क्या वजह है कि अभी तक मतदान नहीं चालू? मशीन खराब, इनकी मशीन खराब है। हाँ। कोई कंप्लेन किया आप? अब ये कंप्लेन करेंगे हम। आप लोग ने किसी से कहा? हम बता रहे हैं, आप लोगों को लाइन में खड़े हैं, बता रहे हैं मशीन खराब है। कितने बजे से सुबह आ गए थे लाइन में खड़े? 7 बजे से। 7 बजे सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े हैं। और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? उमर फैज। फैज भाई, कब से खड़े हैं यहाँ पर? 7:30 बजे से। 7:30 बजे से। तो तब से अभी तक मशीन चालू नहीं हो पाई है। तो कोई आया है यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं है। और भी लोग हैं, महिलाएं भी कुछ लाइन में लगी हुई हैं सुबह से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कब से खड़ी हैं और कितना वक्त हो गया इनको इंतज़ार करते हुए, क्योंकि सुबह 7 बजे 8 बज रहा है, 1 घंटा हो गया है। क्या नाम है आपका? संगीता झा। संगीता जी, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे लाइन लगा? यहाँ लगभग 7:30 बजे से हम लोग लाइन में खड़े हैं। सब काम छोड़ के पहले सोचे कि वोटिंग कर लें, उसके बाद घर का और सारा काम करें। तो अभी यहाँ लाइन में खड़े हैं लगभग आधे घंटे से। आगे लोग बढ़ ही नहीं रहे, तो फिर कैसे हम लोग आगे जाएं? ये बात तो सही आपने कही कि सब काम छोड़ के पहले मतदान, उसके बाद जो है जलपान। ठीक काम करें। तो यहाँ सारा काम छोड़ के खड़े हैं लाइन में, लेकिन अभी तो कुछ अब ये व्यवस्था की लापरवाही है या क्या है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ये और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? अच्छा, तो सुबह से कब से लाइन लगी? 7:30 बजे। 7:30 बजे। तो 7:30 बजे से लाइन में लगे हैं और कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब मशीन ख़राब होने की वजह से चल नहीं पा रहे। इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी का, जो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन मशीन ख़राब है और यहाँ पर कोई अभी तक इसको देखने नहीं आया, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी आदमी नहीं आ पाया है। अब देखने वाली बात है कितनी देर में ये लोग इसको दुरुस्त कर पाते हैं और ये लोग अपने इंतज़ार करेंगे। बाराबंकी न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी। तो ईवीएम खराब होने से मतदान शुरू नहीं हो पाया और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी जुड़ गए हैं। रजी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है बाराबंकी में। जी, आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लोगों की लाइन लगी थी, जमावड़ा लगा था और यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जो है ईवीएम मशीन खराब होने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ही लोगों को पोलिंग कर पाए, उसको वोट दे पाए। तकनीकी खराबी की वजह से लोगों को काफी आक्रोश था कि हम सुबह से लाइन लगाए हुए हैं, सुबह जलपान भी नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे स्लोगन दिया गया था कि पहले मत उसके बाद जलपान। तो लोगों में काफी आक्रोश था कि और कोई भी प्रशासन का आदमी भी मौजूद नहीं था कि वहाँ पे कि इसको दुरुस्त करा पाता। तो जब ये शिकायत प्रशासन को पहुंची तो उसके बाद ईवीएम बदली गई तो मतदान चालू हो पाया। जी रजी, ये बताइए कि जो मतदान जब शुरू हुआ तो शुरुआत से ही ये मशीन खराब थी या फिर मतदान कुछ देर चला उसके बाद ये मशीन खराब हुई? नहीं, आपको बता दें कि शुरू से ही मशीन खराब थी। जो पहला वोटर जो वोट डालने गया तो वहाँ पे कुछ हरकत ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सब अगर इनको पीठासीन अधिकारी जो बनाए जाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि मशीनों को पहले चेक करें, फिर उसके बाद मतदान करें करवाएं। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ हुआ नहीं, लापरवाही प्रशासन की देखी जा सकती है। जी
जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रजीज तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू हो गया है। बाराबंकी में ये ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश मतदान का 5वां चरण लगातार जारी है और इसी पर आपको बता दें कि इसी भी बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बहराइच से यह खबर निहालपुरवा और देवीपुरवा में भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो 5वें चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और इसी बीच ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। बहराइच में मतदान रुक गया है। बूथ नंबर 120, 170 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। बहराइच से यह खबर मटेरा विधानसभा के रिसिया क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल कादिर जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ईवीएम खराब होने से मतदान रुक गया है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बहराइच की मटेरा विधानसभा में निहालपुरवा और देवीपुरवा में मशीन खराब थी। निहालपुरवा में सुबह खुलते ही मशीन खराब निकल गई और देवीपुरवा में कुछ देर चलने के बाद मशीन खराब हो गई। इन दोनों पे काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अभी तक दूसरी मशीन नहीं पहुंच पाई है। वहीं उन्होंने उन लोगों द्वारा पीठासीन अधिकारी जिला प्रशासन है, लेकिन अभी दूसरी मशीन वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई है और सुबह से ही बड़ी लंबी कतारें लगी हुई है। जी, तो कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि काफी देर हो गई है, अभी तक ईवीएम बदली नहीं गई है अगर वर्तमान स्थिति की बात करें। जी बिल्कुल, काफी लापरवाही मानी जाती है, क्योंकि एक ईवीएम शुरू से ही खराब निकली और दूसरी कुछ देर चलने के बाद खराब हो गई। लगातार ये लोग शिकायत कर रहे हैं। वहाँ बताया जा रहा है कि पीठासीन निकल चुके हैं, वो लेकर के आ रहे हैं ईवीएम, लेकिन अभी तक ईवीएम नहीं पहुंच पाई है और काफी लंबी लाइन लगी है। लोगों में मतदान करने का उत्साह है, वो लोग सुबह से पहुंच गए थे और काफी लंबी लाइनें लगी है। काफी लंबी लाइनें लगी है क्योंकि ईवीएम खराब हो गई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है कई जगहों पर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर इस पूरी खबर के लिए। बहराइच से ये खबर आपको बता दें, मटेरा विधानसभा के रिसिया क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है और काफी देर से मतदान रुका हुआ है। निहालपुरवा देवीपुरवा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने अमेठी के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने कहा, यह लड़ाई अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने वालों की है। अमेठी कभी किसी का गढ़ नहीं रहा, यहाँ केवल यहाँ के लोगों का और हम लोगों का गढ़ था। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ग्रेट एडवेंचर। आई आज सो फेल्ट कि पब्लिक के बीच में हमें फिर से वोट देने का मौका मिला। सर, ऐसे बोले जा रहे हैं कि महाराजा वर्सेस महाराजी, इस बात में आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात को? अब अल्फाबेट्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो भी लड़ाई है अत्याचारियों के खिलाफ, जो अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं, उनकी लड़ाई। सर, मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा क्या है? अमेठी में हमारा सैकड़ों साल का मुद्दा केवल एक रहा, अमेठी और डॉक्टर संजय सिंह हमारा परिवार। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि अमेठी कभी किसी का वेस्टर्न नहीं था। यहाँ ये बैट्सन केवल यहाँ के लोगों का और हम लोगों का था। गांधीज या कोई भी यहाँ जो आया वो इसी वजह से आया था। तो 5वें चरण के चुनाव से जुड़ी अगली खबर आपको बता दें, कौशाम्बी से खबर आ रही है। पिछले 1 घंटे से जारी है 5वें चरण का मतदान और मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदाता। प्राथमिक विद्यालय कड़ा में उमड़ी है भारी भीड़। मतदान को लेकर देखा जा रहा है काफी ज्यादा उत्साह। प्राथमिक विद्यालय कड़ा में उमड़ी भीड़। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो कौशाम्बी से यह खबर, पिछले 1 घंटे से जारी है 5वें चरण का मतदान। तो 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और 5वें चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी
किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। और 5वें चरण के मतदान के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। प्रभात जी, अगर बात की जाए 5वें चरण के मतदान की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। क्या संकेत दे रही है सर? देखिए, निश्चित तौर पे ये चरण काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब चुनाव का जो रण है वो पूर्वांचल की तरफ चल पड़ा है और ऐसी स्थिति में 61 सीटों का जो चुनाव है ये तय करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि अभी तक जो 4 चरणों में चुनाव देखा गया वो नेक टू नेक बाईपोलर चुनाव था, योगी बनाम अखिलेश। और लेकिन अब इस चरणों में मायावती ने जिस तरह एंट्री कर ली और मायावती जिस तरीके से एक्टिव हो गई है और वो लगातार जा रही है, आज उन्होंने कहा भी कि अगर आयरन सरकार चुननी है तो आप हमें वोट दीजिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष की ओर ये 5वां चरण जा रहा है और इसमें मायावती की कुछ भूमिका हो सकती है जो भारतीय जनता पार्टी को मुफीद रहेगी। क्योंकि जो ठीक है सर वापस आएंगे आपके पास। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। राजा भैया इस वक्त पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधा। ये राजा भैया आप बेती बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया प्रतापगढ़ के कुंडा से प्रत्याशी है। आपको बता दें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने मतदान किया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जनसत्ता दल जो है वो बनाया हुआ है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने और चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार विधायक रह चुके हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने मतदान किया है। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, बेती बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। और यहां से खबरें आ रही थी कि कुछ वक्त पहले ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ी की खबर यहां से आ रही थी, आपको बता दें। और अब मतदान वहां पर सुचारू रूप से चालू हो गया है। तो राजा भैया मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक हॉट सीट का है, कुंडा की जो सीट है हॉट सीट है क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया यहां से चुनावी मैदान में है और काफी ज्यादा कहा जाए कि बयानबाजी यहां पर हुई थी प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो। अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। बेती जो बूथ है वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधा आप देख सकते हैं। रघुराज प्रताप सिंह पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। तो सीधा तस्वीरें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया वोट डालने के लिए पहुंचे हैं बेती बूथ पर। तो आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से प्रत्याशी हैं और जनसत्ता पार्टी खुद इन्होंने बनाई है। इसके अलावा सिंधुजा मिश्रा सेनानी से इनकी टक्कर है गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए लगातार प्रभात त्रिपाठी और राजा भैया क्या कुछ कह रहा है ये सुन लेते हैं। जनता तोड़ती है, अपना विश्वास जताती है। जी सर जी। इस बार नई पार्टी बनाने के बाद भी जनता विश्वास करेगी सर। कुंडा में किसकी कुंडा लगेगी बता दें सर। जनता विश्वास करेगी इस बार। आपकी नई पार्टी है और उनको आरी पर पता उनको कोई सिंबल पे कोई दिखा साइड से। तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया वोट डालने के बाद बूथ से निकले और यहां से प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से ये तमाम दिग्गज चेहरे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिंधुजा मिश्रा सेनानी गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से, तो सिंधुजा बीजेपी से, मोहम्मद फहीम बसपा से, तो रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता पार्टी से मैदान में है। और 5वें चरण पर लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर, आप कह रहे थे जी। ये कह रहा था कि जो ये चुनाव 5वें चरण में जा रहा है ये निश्चित तौर पे बिल्कुल एक अलग चुनाव है। यहाँ से योगी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और योगी और अखिलेश का चेहरा जिस तरीके से यहाँ पे योगी का एक वर्चस्व है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को उठा रही है और इस बार चुनाव ना हिंदू मुसलमान हुआ ना भारत पाकिस्तान हुआ, कानून व्यवस्था और आतंकवाद पे भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। लेकिन जो स्थानीय मतदाता है वो छुट्टा जानवर को लेके, बेरोजगारी को लेके, इन सारे मुद्दों को लेके मैदान पे है, ईवीएम तक जा रहा है। लेकिन जैसे अभी आपने राजा भैया की बात की
जनसत्ता दल ने करीब 30-35 प्रत्याशी उतारे हैं और राजा भैया का 7-8 सीटों में काफी प्रभाव है, तो वहां पे निश्चित तौर पे राजा भैया की स्थिति 4-5 विधायकों को जिताने की दिखाई दे रही है। रामपुर खास में जहाँ पे मोना मिश्रा प्रमोद तिवारी की बेटी हमेशा से 2 बार से चुनाव जीतती आई है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेक टू नेक लड़ाई हो रही है इस बार मोना मिश्रा के साथ। तो जितनी भी हॉट सीट है, जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह को आप प्रयागराज से ले लीजिए, वहां पे एक छात्र नेता ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिक दिया है, वो भी बड़ा एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जो अभी तक चुनाव 4 चरणों में हुआ, सपा साइकिल बनाम कमल, सीधे मतलब बाइपोलर चुनाव हुआ, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीएसपी के प्रत्याशी त्रिकोणीय संघर्ष में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर दलित मतदाता वापस बीएसपी की तरफ चला जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक 2014 से 17-19 में हुआ करता था, तो ऐसी स्थिति में वोट का अगर विभाजन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ परेशानी उठा सकती है। लेकिन इस सारे 3 जो चरण बचे हैं, 173 सीटों का जो चुनाव बचा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन अग्नि परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि इसमें भारी डैमेज जो उनको 4 चरणों में हुआ है उसमें डैमेज कंट्रोल किया जाए। और योगी का जो चेहरा है, जो मठ की गोरखपुर के करीब 30-35 सीटें हैं जहां पे योगी का वर्चस्व है, तो ये पूरा चुनाव जो है योगी के चेहरे में, यहाँ पे चेहरा योगी का बड़ा है। अब ये जनता को तय करना है कि योगी का चेहरा बड़ा है या अखिलेश का, क्योंकि अखिलेश की जो साइकिल चल रही थी वो साइकिल की रफ्तार 4थे चरण में थोड़ी कम हुई है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वो पूर्वांचल तक जाते आते उस साइकिल की रफ्तार कायम रहेगी या और धीमी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर है, अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ओम प्रकाश राजभर कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये भी एक देखने की बात है। लेकिन निश्चित तौर पे जो हॉट सीट है, जहां पे कई दिग्गजों का फैसला होना है, चाहे वो अनुपमा जायसवाल मंत्री हो, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हो, इन लोगों का जो भविष्य आज ईवीएम में कैद होगा, क्या इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए किया है। और इनके अलावा भी ऐसे दिग्गज है सर जिनका आज ईवीएम जो कहा जाए कि भविष्य है वो कैद होगा। सर वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रावस्ती से एक और खबर आ रही है चुनावों से जुड़ी हुई, जहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था और ईवीएम खराब होने से 1 घंटे मतदान बाधित रहा है। श्रावस्ती से यह खबर आपको बता दें, लगभग 1 घंटे तक रहा मतदान। श्रावस्ती से यह खबर आ रही है, ईवीएम ठीक होने के बाद मतदान शुरू हो सका है, तो 1 घंटे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो बाधित रही। श्रावस्ती से यह खबर आ रही है, बूथ नंबर 266 तालब घोड़ा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो श्रावस्ती में ईवीएम खराब होने से 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा है और अब ईवीएम ठीक होने के बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इस दौरान लगभग 1 घंटे तक मतदान प्रक्रिया बाधित रही है। बूथ नंबर 266 तालब घोड़ा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो श्रावस्ती में ईवीएम ठीक होने के बाद मतदान शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि 5वें चरण में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, अलग अलग जगहों से लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। उसी बीच श्रावस्ती से यह खबर आ रही है, बूथ नंबर 266, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता केपी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केपी सिंह, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ईवीएम खराब होने की वजह से 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम अभी जानकारी मिली है कि तालभगा 266 नंबर का बूथ है, वहाँ पर लगभग मतदान जब शुरू किया गया 7 बजे से, तो उसके बाद ईवीएम में खराबी आ गई थी कुछ देर चलने के बाद। उसके बाद उसको जो है जो वहाँ पे मौजूद थे मतदान कर्मी, उन लोगों ने सही किया और उसके बाद वहाँ पर जो है 1 घंटे मतदान बाधित रहा। हालांकि बाद जो है मतदान की प्रक्रिया ईवीएम सही होने के बाद दोबारा शुरू हो गई है। मशीन थी वो शुरुआत से ही खराब थी, मतदान शुरू हो गया उसके बाद कुछ देर बाद मशीन खराब हुई? सर नहीं, जैसा कि जानकारी मिली है कि पहले जो है जब 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ है उस दौरान मशीन सही थी, लेकिन कुछ देर चलने के बाद मशीन खराब हुई थी। हालांकि बाद में उसको सही किया गया और उसके बाद से लगातार लोग उसमें वोट डाल रहे हैं। घंटे तक मतदान बाधित रहा, इस दौरान कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा मतदाताओं को। बिल्कुल, देखिए
तरीके से सुबह सुबह का वक्त था तो उस दौरान तो भीड़ नहीं थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से सूरज ऊपर बढ़ता गया उस तरीके से मतदान के जो करने वाले थे वो लोग भी लगातार जो है कतारों में बढ़ते गए। और जब मशीन खराब होती है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ देर तक मतदान बाधित जरूर होता है, लेकिन तत्काल उसको जो है सही किया गया, उसके बाद से मतदान दोबारा चालू कर दिया गया। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया केपी सिंह, हमारे संवाददाता श्रावस्ती से जुड़े हुए थे। तो ईवीएम ठीक होने के बाद मतदान शुरू हो सका है। और आपको बता दें कि 5वें चरण का जो चुनाव है वो लगातार हो रहा है। 5वें चरण के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। और इस बीच अमेठी से आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है उसके आंकड़े सामने आ गए हैं। आपको बता देते हैं जल्दी से 9 बजे तक अमेठी से क्या जानकारी। गौरीगंज में 7.4% मतदान की खबर सामने आ रही है। अमेठी में 9 बजे तक के आंकड़े आपको बता दें। अमेठी में सुबह 9 बजे तक 8.3% मतदान संपन्न हुआ है। जगदीशपुर की बात की जाए तो यहां पर 9.6% मतदान संपन्न हुआ है। तो 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है उसके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी के मतदान प्रतिशत, गौरीगंज की बात की जाए 7.4% मतदान संपन्न हुआ है। तिलोई में 9.3% मतदान संपन्न हुआ है और कुल 8.67% मतदान संपन्न हुआ है। तो लगातार आपको बता दें कि अमेठी में 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है उसके आंकड़े सामने आ गए हैं। और हमारे साथ लगातार प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं लगभग कहा जाए कि 8 से 9% का जो मतदान है वो हुआ है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये मतदान का जो प्रतिशत है वो भी कहीं ना बढ़ता जाएगा। सर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जब मतदान धीमा होता है और धीरे धीरे मतदान बढ़ेगा, लेकिन ये बड़ा लोकतंत्र का पर्व है। इसमें बड़ा ये एक मतलब जैसे कहेंगे कि जो जिस तरीके के ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं और 1 घंटे मतदान बाधित रहा, ये वहां के निर्वाचन अधिकारी को पहले सुनिश्चित करना चाहिए, मशीनें वहां तुरंत चालू करनी चाहिए। क्योंकि जब मतदाता वोट डालने आता है उसमें, जैसे कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा पहले जलपान फिर मतदान, तो पहले मतदान फिर जलपान। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से वोटर आता है मत केंद्र में और वो खड़ा रहता है घंटों, तो उसका दिमाग और वो हो जाता है, मतलब कि भाई हमें सरकार के खिलाफ वोट डालना है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से ये मतदान धीमा हो रहा है, ये भी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि 4 चरणों में जिस तरह 3%, 4% वोटिंग कम हुई है, ये एक चिंता का विषय है। और ये भले एंटी कमेंसी या सरकार के लिए चिंता का विषय ना हो, क्योंकि जब मतदान कम होता है तो एंटी कमेंसी जो है वो कम दिखाई देती है और नाराजगी कम दिखाई देती है। और जो पिछले जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो है वोट, क्योंकि कई जगह प्रत्याशियों का चेहरा बदला भी गया है। तो ऐसी स्थिति में जो आज का चरण है, ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने आपसे कहा जिस तरीके से राजा भैया की जो बात मैंने आपको बताई, वहां पे जिस तरह गुलशन यादव जो कभी उनका एक चेहरा हुआ करता था, वो वहां पे उनको करारी टक्कर दे रहा है और अखिलेश भी वहां गए। तो जिस तरीके से राजा भैया को घेरने का प्रयास अखिलेश ने किया, तो निश्चित तौर पे राजा भैया का जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाले पोस्टपोल अलायंस के समय अगर जरूरत पड़ती है तो राजा भैया बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने मन बनाया है। जी बिल्कुल, राजा भैया बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि राजा भैया ने अखिलेश यादव को जवाब भी दिया है कि कुंडा जो प्रतापगढ़ है वो वही रहेगा। और आपको बता दें कि इस पर आपसे लगातार चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर
और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पांचवें चरण का जो मतदान हो रहा है उसकी वहां कवरेज लगातार के न्यूज पर जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि चित्रकूट से खबर आ रही है। चित्रकूट में सुबह 9 बजे तक के मतदान के आंकड़े क्या है, जल्दी से आप बता देते हैं 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत चित्रकूट में क्या रहा। तो चित्रकूट में सुबह 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है उसके सामने आ गए हैं और चित्रकूट और मानिकपुर में 8.8% मतदान की खबरें सामने आ रही है। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े, दो विधानसभाओं में 8.8% मतदान हुआ है। तो चित्रकूट से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज पांचवें चरण का चुनाव है, लगातार मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे का मतदान प्रतिशत सामने आ गया है। आपको बता दें चित्रकूट में सुबह 9 बजे का जो मतदान प्रतिशत है 8.8% मतदान अभी तक हुआ है। दोनों ही विधानसभाओं में चित्रकूट और मानिकपुर में 8.8% मतदान संपन्न हुआ है। तो सुबह 9 बजे तक के आंकड़े अलग अलग जगहों से लगातार आ रहे हैं। पांचवें चरण का मतदान लगातार जारी है और हमारे साथ आप जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनार्दन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सर, 9 बजे तक के जो मतदान के आंकड़े हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। अमेठी और उसके बाद चित्रकूट से आंकड़े सामने आए हैं, वो भी हमने आपको दिखाए हैं, अपने दर्शकों को दिखाए हैं। सर, 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं आपके अनुसार क्या कुछ कह रहा है ये जो मतदान प्रतिशत सुबह 9 बजे तक का है? जनार्दन जी। नहीं, अभी रुझान जो आ रहे हैं वो इनकरेजिंग है, वो उत्साहवर्धक है और धीरे धीरे देखिए यही रहेगा कि जो पिछले वाला था उससे भी अच्छा जो रिकॉर्ड है वो बनेगा। और अच्छी बात है कि इतनी सुबह में जो है सभी लोग निकल के, जो मतदाता हैं वो घर से निकल के वोट डाल रहे हैं। जागरूकता देखकर ये अच्छा लगता है और ये सरकार का प्रयास भी रहा है और इलेक्शन कमीशन ने इस पे काफी चीजों पे अवेयरनेस करी है कि मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबको अपना में, बाबागंज में और भी कई विधानसभाओं में होने वाली है। प्रतापगढ़ से अलग पार्टी की कैंडिडेट है। प्रतापगढ़ के जिले से बाहर भी हाँ, कई प्रत्याशी। तो कितने प्रत्याशी आपकी लड़ रहे हैं और कितने की जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? 8 इस चरण में। सर, क्योंकि सभी लोग 400 पार, 400 पार की बात हो रही है, 350 पार की बात हो रही है, आप कितने पार की बात कर रहे हैं? हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे जो घरों में बैठे हैं? सभी सम्मानित मतदाता निकल के आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है बड़ी संख्या में मतदान हो रहा है। 1.5 लाख के पार आ जाए भैया जी। नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। चलिए ठीक है, आपने कहा कि हमने नहीं कहा है, जनता ने कहा मिलेगी, ये कहा है जनता ने कहा। बिल्कुल। कितना टफ मानते हैं इस चुनाव को आप अपने लिए? क्योंकि चुनाव टफ, देखिए कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मार्जिन को तोड़ना और वो तोड़ेंगे। सर, बस इतना बता दीजिए कि अब जो आपकी चाबी आपने कहा था इलेक्शन के आसपास बताएंगे, क्या अलायंस करेंगे अब इसके आसपास? क्या इलेक्शन के आसपास? अलायंस आपका नहीं था, उसमें अलायंस करेंगे सर? अब पोल तो हो जाने दीजिए पहले। आप तो अभी शादी नहीं हुई, आप पूछ रहे बेटा होगा या बेटी? और ये पहले पोल हो जाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? बोलना बोल रहे हैं। एक भाई, एक निर्णय नहीं। अरे यार, आप दे दीजिए। गुलशन सामने आप ही के चले रहे हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट। गुलशन आप ही के साथ रहे, कितनी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं। 15 साल बाद समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, तो इसको अब लगता है जिसके पहले समर्थन आपको मिलता रहा है, तो चुनौती तो है, कहीं ना कहीं मानते हैं।
हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, न क्षेत्र की जनता मानती है। सर यादवों की संख्या यहाँ ज्यादा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र है, सभी पार्टियां मैदान में हैं, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आपको इस बार को हराना कोई बड़ी चुनौती होगी? किसको? किसी अपने ही व्यक्ति को जो आपका अपना नहीं, देखिए, निर्वाचन जनता करती है, चुनती जनता है, ठीक है। हर बार रिकॉर्ड तोड़ना ये कुंडा की परंपरा है, वो परंपरा का निर्वहन कुंडा की जनता करने जा रही है। लेकिन हर बार समाजवादी पार्टी खड़ा नहीं करती, क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं खड़ा करती। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया वोट डालने के बाद बातचीत कर रहे थे। और आपको बता दें कि जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूं सर, अपनी बात पूरी करिए। आप क्या कह रहे थे सर? जी, मैं यही कह रहा था कि जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक मतदाता को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और सभी को सामने आकर वोटिंग करनी चाहिए। कई जगह से इस तरह की बातें भी आ रही थी कि हम इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं, चुनावों को बहिष्कार करते हैं। देखिए, विरोध और आपका समर्थन हो सकता है, ये लोकतंत्र की आवश्यक जरूरतें हैं, और लेकिन आपको ये जो प्रक्रिया है, ये जो चुनाव है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और इसको मजबूत करने के लिए आपको चुनाव की इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए, मतदान करना चाहिए, और उसी से ही हम लोगों की जो आज तरक्की हुई है, जो हम विकास की बात करते हैं, इसी से जरूरतें पूरी होंगी। जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जो अलग अलग जगहों से ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं, ये भी मतदान प्रतिशत पर एक बहुत बड़ा असर डालती हैं। निश्चित रूप से ये चीजें जो होती हैं, जो मतदाता सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, बहुत देर तक उसमें लगे रहते हैं, और इस तरह की टेक्निकल जो दिक्कतें आती हैं, इससे काफी प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग वहां से वापस भी चले जाते हैं। पिछली बार ऐसी भी कुछ स्थिति आई, जो राजधानी लखनऊ की ही मैं बात कर लूं, तो कई जगह पर वोटर लिस्ट में लोगों का नाम नहीं था। एक परिवार के 6 लोग थे, उसमें 4 लोग का नाम है, 2 का नाम नहीं। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियां होती हैं, उससे जरूर एक मतदाता के लिए लेकिन ये छोटी चीजों पर ओवरकम करके उसको हम लोग पूरा करके आगे बढ़े और उसको मतदान के इस महापर्व में अपनी आहुति अवश्य दें। जी बिल्कुल। प्रभात जी, आपका रुख करते हैं। प्रभात जी, जिस तरह से आप प्रतापगढ़ की बात कर रहे थे सर, आपने देखा कि बयानबाजी काफी ज्यादा हुई अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने अखिलेश यादव के उस बयान पर जो जवाब दिया, कहीं ना कहीं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। सर देखिए शांतनु जी, जिस तरीके से राजा भैया ने इस बार का इलेक्शन, देखिए कुंडा प्रतापगढ़ एक बहुत संवेदनशील सीट थी, और जिस तरीके से गुलशन यादव ने बयान दिया, राजा भैया के खिलाफ गालियों का प्रयोग किया, उसके बाद भी राजा भैया ने संयम बरता, और ये पूरा चुनाव उनके कार्यकर्ता और वो स्वयं संयम बरत रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं 10 मार्च का। देखिए कुंडा प्रतापगढ़ का जो वहां का एक पूरी स्थिति है, बेती गांव में आज उन्होंने मतदान किया, और वहां पे उनको एक भारी समर्थन, चाहे वो किसी पार्टी से लड़े न लड़े, निर्दलीय जीत के आते थे। 4-5 निर्दलीय हमेशा उनके साथ आसपास की सीट के रहते थे लोग, लेकिन अब उन्होंने जनसत्ता दल बना लिया और कई प्रत्याशी उतारे। अखिलेश ने जिस तरीके से राजा भैया का, और जिस तरह गुलशन यादव की इतनी बड़ी हैसियत हो गई कि उन्होंने राजा भैया के क्षेत्र में राजा भैया को गालियां दी, तो राजा भैया ने बड़े संयम से चुनाव लड़ा। एक बहुत मतलब मैं कहूंगा लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संकेत है कि जो संवेदनशील सीट थी, राजा भैया का जो रिकॉर्ड था पहले, जिस तरीके से रिकॉर्ड रहता था, वो इस बार बहुत ही उन्होंने संयम से चुनाव लड़ा है। कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई बूथ में कोई डराने की या धमकी देने की बात सामने नहीं आई है। अब ये 10 मार्च को राजा भैया का निश्चित तौर पे 3-4 सीटों में काफी प्रभाव है। 4-5 विधायक वो अपने जिता के 6 विधायक ले जा सकते हैं, और जो आने वाले समय में पीपल अलायंस के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। तो अब अखिलेश यादव को जी बिल्कुल। प्रभात जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सर, अमेठी से महाराजी देवी चुनाव लड़ रही हैं और वहां से मतदान करने के बाद क्या कुछ कह रही है, ये सुन लेते हैं। आपके बहन, तो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल था, हमको भी लग रहा है कि जनता हमारे साथ है, और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा। धन्यवाद। आपका नाम? सुधा प्रजापति। इस वक्त मौजूद है अमेठी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर
तो महाराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी से मैदान में है और वोट डालने के बाद बात कर रही थी। और वापस आते हैं चर्चा पर। आपको बता दें प्रभात त्रिपाठी जी से जिस तरह से आपने देखा कि लगातार प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि राजा भैया बहुत संयम के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन सर उन्होंने संदेश देने की निश्चित तौर पर कोशिश की है कि अखिलेश यादव जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतापगढ़ को कि कुंडा को कुंडी नहीं लगा सकता, ये निश्चित तौर पर अपने जो प्रशंसक है उनके जो कहा जाए जो उनके मतदाता है और काफी वक्त से जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं उनके बीच ये पूरी कहा जाए कि ताकत के साथ संदेश देने की कोशिश की है कि वो पूरी फाइट दे रहे हैं अखिलेश यादव को। देखिए शांतनु जी, ये एक रणनीति का एक चुनाव लड़ने का एक हिस्सा होता है। देखिए राजा भैया की जो छवि प्रस्तुत की गई, छवि जो बनी थी, उस छवि से हट के राजा भैया ने ये 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा है, बड़े संयम से लड़ा है। और देखिए वित्तीय और वहां जो उनका आसपास का क्षेत्र है वहां पे उनको वहां की जनता पसंद करती है और जनता जानती है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी विकास कार्य होगा वो राजा भैया ही करेंगे। तो अभी वो स्थितियां राजा भैया के पक्ष में हैं। अखिलेश ये चाहते हैं कि वहां की जनता को ये बताने का प्रयास किया जाए कि राजा भैया एक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। किस तरीके से मायावती के कार्यकाल में आपने देखा होगा, बेटी में वो जो आपका सारे दृश्य पूरी दुनिया ने देखे, कोटा भी मायावती ने लगाया। तो देखिए वहां जनता की अभी सहानुभूति राजा भैया के साथ है, लेकिन अखिलेश ने जिस तरीके से उनके ऊपर प्रहार किए हैं वो बताने का प्रयास किया है कि हम ऐसे अपराधियों से दूर हैं, जबकि अखिलेश ने और अपराधियों को अपने साथ रखा है। अखिलेश को यह भी सोचना चाहिए, एक समय था जब अखिलेश ने अपने मंच से कई अपराधियों को बाहर कर दिया था, डीपी यादव को ना लेने की बात कही थी, लेकिन बाद में वही सिकबतुल्ला और ये सारे लोग जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, मदन भैया हो, इनको अपने साथ ले आए। तो ये आपकी जो दोहरा चरित्र है ये जनता के सामने प्रदर्शित हुआ। अब ये हम की जो बात करते हैं, चाहे अमेठी से संजय सिंह का आप ले लीजिए, बहुत हॉट सीट है, बड़ा अच्छा कड़ा मुकाबला है। तो यहाँ पे जो 4-5 सीटें हैं, रामपुर खास की, मोना मिश्रा की और प्रयागराज के सिद्धार्थ राज सिंह की, ये सब जो हॉट सीटें हैं इसमें बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है। कहीं निश्चित तौर पर काफी दिलचस्प चुनाव होगा। ये तमाम हॉट सीटें जो जिनकी आप बात कर रहे हैं। अब जनार्दन मिश्रा जी का रुख करते हैं। जर ये कौशाम्बी की अगर बात की जाए, वहां से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात की जाए तो तमाम तरह के जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जो लड़ाई है वो कितनी कठिन मानते हैं आप जनार्दन मिश्रा जी? देखिए कौशाम्बी के सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य जी अपने चुनाव में उतरे हैं और उनके खिलाफ जो प्रचार की जो विपक्षी पार्टियों ने प्रचार की, काफी मजबूती से कोशिश की। आपने देखा कि बॉलीवुड के बड़े चेहरे और पूरा अखिलेश यादव जी के परिवार की जो बहुएं हैं वो भी आके उनके विपक्ष में उन्होंने प्रचार किया। और चूंकि वहां के जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा गया था और वही बैकवर्ड के जो वोट को बांटने की कोशिश की गई। तो ये एक प्रयास जरूर है, लेकिन जो अभी तक जो वहां के लोगों से जो बात हुई और जो एक रुझान निकल के आ रहे हैं वो केशव जी के पक्ष में ही दिखाई देते हैं। बाकी तो जनता मालिक है, जनता ही तय करेगी किसको वहां से जिताना है। लेकिन केशव जी ने वहां पर उस क्षेत्र में काम भी कराए हैं डेवलपमेंट के, जिससे लोगों पर एक अच्छा प्रभाव है। जी सर, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो अब की बार 300 पार का नारा एक बार फिर से दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? जिस तरह से 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, 5वें चरण का चुनाव जारी है, और आपको क्या लगता है ये जो 300 पार की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्या आपका जो कहा जाए विश्लेषण है वो क्या कह रहा है? अंतनु जी देखिए, सभी दल अपने जीत के दावे करते हैं। अखिलेश जी ने 400 पार की बात करी और भाजपा ने 300 पार के लिए अपने दावे ठोके। लेकिन जो स्थिति बन रही है, देखिए भाजपा के लिए जो मतलब जो अगेंस्ट पॉइंट्स है वो सबसे बड़ी चीज है एंटी इनकम्बेंसी है। और जो एक रुष्ट थे किसान आंदोलन से लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, उस पर विजय पाते हुए, और जो भाजपा के लिए जो बड़े नेता भी उसको बार
बराबर रख रहे हैं। जो कानून व्यवस्था की स्थिति में जो सुधार हुआ है उस पर ही ये सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि विकास का आधार भी कानून व्यवस्था के सुधार के साथ ही बढ़ सकता है। और जो मुख्य मुद्दे उभर के सामने आए थे बेरोजगारी का और जो स्वास्थ्य की सुविधाओं का, तो उस पर भी भाजपा ने एक अच्छा प्रयास किया है अपनी चीजों को रखने का। तो जो दावे तो अलग की बात है, लेकिन जो अभी तक स्थिति बन रही है भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं दिखाई अवश्य देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सर वापस आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और इस पर ये जो महा कवरेज है के न्यूज पर लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है, तो कहीं पर कहा जाए कि जिस तरह से लगातार शुरुआत से ही ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही। इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, साथ ही प्रभात त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात जी, आपका रुख करते हैं। सर, आज सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान करने के बाद एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि साइकिल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी ये 7 चरणों के मतदान के बाद। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए शांतनु जी, आप इसको सिराथू का जो चुनाव है वो दिलचस्प बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया। कृष्णा पटेल को वहां पे उतारा, जो है पल्लवी पटेल को, लेकिन वहां की जो जनता है, देखिए पिछले बार जब 2017 में चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य का मैंडेट था उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी में, और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का दावेदार देखा जा रहा था, आज भी केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं और उनको वहां की जनता मुख्यमंत्री मानती है कि भावी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि योगी जी रुक जाते हैं, मुख्यमंत्री पद पे नहीं बैठ पाते हैं, अगर मेरा ही मानना है कि अगर भारी मैंडेट भाजपा को नहीं, अगर भाजपा मैंडेट कम रह गई, बहुमत से कम रह गई, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेतृत्व परिवर्तन की भी बात उठेगी। जब समर्थन देने की बात आएगी और दलों से, तो वहां पे केशव प्रसाद मौर्य का एक नंबर बहुत मजबूत है। तो वहां की जनता ये मानती है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत है और वो ओबीसी के बहुत बड़े नेता है वो। तो इस तरह से अब पल्लवी पटेल कितना उनको प्रभाव डाल पाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वहां पे सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य की वन साइडेड विक्ट्री है और विक्ट्री मानी जा रही है। जी बिल्कुल सर, देखिए एक उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग हर जनसभा में वो एक चीज का जिक्र करते हैं, वो है बुलडोजर, और हर सभा में इसी चीज का जिक्र करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हमारी जनसभा में बुलडोजर खड़ा हुआ है। तो सर ये हर जनसभा में बुलडोजर की बात आखिर क्यों कही जा रही है और इसको लेकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए बुलडोजर की जो बात जिस तरीके से योगी जी करते हैं, देखिए योगी जी ने एक परसेप्शन जो अपना है वो ये तो परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर या अपराधी उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दंगाई हो चाहे वो अपराधी हो। आपने देखा होगा लखनऊ में जिस तरीके से पीएफआई के लोगों ने प्रदर्शन किया, ओबी वैन्स जलाई, कई वो किया, उन्होंने उनके पोस्टर चिपकाए और रिकवरी की। मतलब तो योगी आदित्यनाथ का जो परसेप्शन है वो क्लियर है प्रदेश की जनता के सामने कि अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में दोबारा वापस आते हैं तो अपराधियों पे नकेल कसेंगे वो, जो उन्होंने पूरे 5 साल तक ये संदेश देने का प्रयास किया है। तो बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर सर्विस में पड़ा हुआ है, ये बात योगी जी बताने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा शांतनु जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार
जितनी भी जनसभाएं कर रहे हैं वहां पे वो कानून व्यवस्था और आतंकवाद का मुद्दा या दंगे का मुद्दा जरूर उठाते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार तो अब उनका पीछे हो गया है। लेकिन ये चुनाव, मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव योगी और अखिलेश में त्रिकोणीय संघर्ष मायावती का बीच में आ गया है। मायावती भी एंट्री कर गई है इन 3 चरणों में। अब योगी, और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो यूक्रेन संकट आया है, जिस तरीके से यूक्रेन में वार छिड़ा है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय बच्चों को ला रहे हैं। यूपी के कम से कम 200-250 बच्चे वहां यूक्रेन में फंसे थे और 2 खेप में भारतीय बच्चे आ चुके हैं। तो इसको भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के रूप में, एक मजबूत देश के रूप में रखने में कामयाब हो रही है बीच बीच में। तो ये पूरा माहौल बदल रहा है और माहौल जिस तरीके से पहले खिलाफ दिखाई दे रहा था और बहुत ज्यादा भारी नाराजगी दिखाई दे रही थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि मतदान तक पहुंचते पहुंचते ईवीएम तक वो नाराजगी जनता की कम होती नजर आ रही है। और यहाँ पर आपको रोकेंगे। अब आपको बता दें कि लल्लू सिंह अयोध्या से सांसद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अयोध्या से सांसद है लल्लू सिंह, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उसके बाद अब मतदान करने के बाद साइन दिखाते हुए वो, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सांसद है अयोध्या से वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार तमाम जो दिग्गज है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार वोट डाल रहे हैं। लगातार मतदान जारी है 5वें चरण के चुनावों का। तो 5वें चरण के चुनाव का मतदान लगातार जारी है। उसी बीच कई दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। लल्लू सिंह, ये अयोध्या से सांसद, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भैया साइड हो भैया, कवरेज हो रही है तुमने यार। तो 5वें चरण के चुनाव मतदान की ये महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें लल्लू से अयोध्या के सांसद वोट डालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी किन किन मुद्दों पर आपको लाभ मिल सकता है जो आपकी सरकार बनेगी? देखिए, कानून व्यवस्था जो 5 सालों की रही है उसके कारण पूरे प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो, उसके कारण पूरे प्रदेश में अंतिम पावदान पर खड़े लोगों की जो मदद हुई, चाहे आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो और आयुष्मान कार्ड हो, बहुत सारी योजनाओं राम मंदिर पर लेकर के क्या उससे भी लगता है कि उससे भी जनता, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा, उसके नाते जो विकास के काम हो रहे हैं और जिसके कारण भविष्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश, अयोध्या सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध होने वाला है। 5 विधानसभा में क्या परिस्थितियां रहेंगी आप? 5 विधानसभा हम जीतेंगे। वोट डालना ये सांसद जी। तो आपको बता दें कि ये लल्लू सिंह सांसद अयोध्या से बात कर रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी में
सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। आंकड़े आपको जल्दी से बता देते हैं। सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। श्रावस्ती में की अगर बात की जाए तो कुल 9.5% मतदान हुआ है और कौशाम्बी में अब तक 11.4% की वोटिंग हुई है। और गोंडा की बात की जाए तो 9 बजे तक 8.38% मतदान हुआ है। तो 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। अलग अलग जिलों से जो मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है उनका मतदान प्रतिशत सामने आया है। श्रावस्ती में कुल 9.5% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं। आपको बता दें कौशाम्बी में अब तक 11.4% की वोटिंग हुई है और कौशाम्बी में अभी तक ये देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। गोंडा में 9 बजे तक 8.38% तक वोटिंग हुई है। तो 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत कुछ आंकड़े हम आपके सामने दिखा रहे हैं। श्रावस्ती में कुल 9.5% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। तो वहीं पर कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक 11.4% की वोटिंग हुई है और गोंडा में 9 बजे तक 8.38% की वोटिंग हुई है। तो ये कुछ आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर सुबह 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत। कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो मतदान की जो रफ्तार है वो थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही। श्रावस्ती में 9.5% मतदान हुआ है तो वहीं पर कौशाम्बी में लगभग 11.5% तक की वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े आपके सामने। तो गोंडा की बात की जाए तो लगभग 8.5% तक की वोटिंग सुबह 9 बजे तक सामने आ रही है। और 5वें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और इसी बीच हम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी और प्रभात त्रिपाठी जी लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। प्रभात जी, जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो यूक्रेन का जो संकट आया और उसमें पीएम मोदी ने, उनकी सरकार ने जिस तरह से स्टैंड लिया और वहां से जो बच्चों को वापस भारत बुलाया, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और लेकिन क्या 7वें चरण तक इस कदम का, सरकार के इस प्रयास का फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? सर नहीं, देखिए शांतनु जी, इसको देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि जो ये यूक्रेन संकट आया उसमें अपने यूपी के बहुत बच्चे वहां पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में थे जी। अब उनको रेस्क्यू करना एक सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने किया और बखूबी कर रही है। हर चरण में बच्चे आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो राष्ट्रवाद की बात जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में उठाती है वो भी कहीं ना कहीं मतदाता के दिमाग में एक ये आता है कि भाई देखिए, अगर हमारा देश मजबूत होगा तो प्रदेश ही मजबूत होगा। समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं है और समस्याओं से हटके इतर होके भी मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में भारी मैंडेट दिया और 2019 में भी दिया। 2017 में जो मैंडेट था वो मोदी का मैंडेट था, लेकिन ये जो 2019 का 22 का मैंडेट है। इसी बीच सर बापी के साथ आपको रोएंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं आपको बता दें। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वोट डालने के लिए पहुंचे। वापस आते हैं सर आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, आप जिस तरह से आपने कहा कि ये निश्चित तौर पर फर्क डालेगा, लेकिन जनार्दन मिश्रा जी आपके पास आते हैं। सर, कई जिलों पे मतदान हो रहा है, बहराइच में भी कहा जाए कि समाजवादी पार्टी की जो सहयोगी है और ओम प्रकाश राजभर की अगर बातचीत की जाए तो ओम प्रकाश राजभर कितना प्रभाव डालने वाले हैं? सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है? शांतनु जी, देखिए, चुनाव के शुरुआत में, चुनाव प्रक्रिया के शुरुआत में ही योगी आदित्यनाथ जी ने एक लकीर खींच दी थी और उसी पर आज भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेता उसी चीज को फॉलो करते हुए अपनी आधार उसी को बनाया है। उन्होंने शुरुआत में ही कहा था ये 80-20 का चुनाव है और उसी चीजों को लेकर उन्होंने 80% लोगों को राष्ट्रवादी भी बताया था। लेकिन जो चीजें आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो और जो बयान की जो रुख है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वो इसी बात पे फोकस करता है कि हिंदुत्ववादी चीजों पर वो लोग फोकस कर रहे हैं।
अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में। उस पर करीब 12 लोगों 15 लोगों पर FIR भी हुई। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं न कहीं इंगित कर देती हैं कि समाजवादी पार्टी जो अभी तक जो एक अपीचमेंट की जो एक उनकी नीति रही है, उसका फायदा कहीं कहीं भाजपा को अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल, भाजपा को इसका फायदा अवश्य मिला है। कई अन्य जगहों पर भी, अगर इलाहाबाद की सर बात की जाए तो इलाहाबाद में भी कई बड़े दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राजनीतिक भविष्य जो है वो जनता तय करेगी उनका। सर, आपको इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद का क्या चुनावी समीकरण लग रहा है इस बार? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं, उनका जो कौशाम्बी से उन्होंने एक अच्छा मजबूत अपने दावेदारी पेश की है, उसका प्रभाव कहीं न कहीं वहां इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी है। और प्रयागराज में जो भाजपा की स्थिति है, क्योंकि देखिए अब माइक्रो एनालिसिस भी करते हैं जो पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार, और प्रमोशन का तरीका है, जो प्रचार का तरीका है, वो भी उसी पर बेस होता है। इस वाले चरण में जो धार्मिक नगरी है, प्रयागराज है, अयोध्या है, चित्रकूट है, इनको टारगेट करते हुए देखिए राम मंदिर का मुद्दा, गौ संरक्षण का मुद्दा, इन मुद्दों को जरूर प्रमुखता से रखा गया है। तो इसका प्रभाव भी प्रयागराज और ये जो धार्मिक नगरी है, इन पर अवश्य देखने को मिलेगा। जी प्रभात जी, आपके पास आते हैं। सर, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये तमाम जो नेता है वो मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लगातार हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये मंदिर जाते हैं तो ये हमारी वैश्विक जीत है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जब चुनाव आता है और उस समय आप मंदिर जाते हैं तो सवाल उठेंगे। सवाल इस बात का है कि आपका जो पूरी मानसिकता है, जो आप किस उस पे आप प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, कहीं कहीं ये संदेश जा रहा है लगातार ग्राउंड लेवल पे, जिस तरीके से एक कम्युनिटी के लोग की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है कि अब हमारे भैया की सरकार आने वाली है। ये भी एक बहुत खतरनाक संकेत है समाज के अंदर, क्योंकि देखिए वो लोग बड़े एक्साइट में हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है और हमारी सरकार बन रही है। तो जो ये तुष्टीकरण की राजनीति में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार अपनी विचारधारा और उसपे जो एक चुनाव मैदान पे उतरती है, इसको अगर देखिए, अगर आपको 5 साल लगातार आपको भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, तो आपको, जैसे उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबके साथ की विश्वास की नारा दिया, आप भी उसमें आइए पैटर्न पे। अब ये नहीं कि जब चुनाव हो रहा है तो राहुल जी मंदिर रहे हैं, चुनाव हो रहा है तो अखिलेश जी मंदिर जा रहे हैं, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बड़े हिंदू हैं, आपसे ज्यादा बड़े हिंदू हैं। तो अब ये कुछ नहीं होता। देखिए, मतदाता के दिमाग में जो लकीर खिंच गई है, एक लकीर स्पष्ट है। जिस तरीके से दूसरे पक्ष का आदमी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, अखिलेश के क्या अखिलेश सत्ता में आ रहे हैं, ये एक बहुत ही वोट को पोलराइज करता है। दूसरी तरफ भी एक लाइन खिंच रही है कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दीपोत्सव किया, प्रयागराज में एक बहुत महाकुंभ का आयोजन किया जिसकी पूरे विश्व ने तारीफ की। प्रयागराज एक बहुत बड़ा मुद्दा, देखिए वहां पे कुंभ होता है, अर्ध कुंभ है, महाकुंभ है। तो जो ये धार्मिक सनातनी परंपरा है, उसको योगी आदित्यनाथ ने उसको भी जीवंत किया, विकास काम भी साथ में किए। और जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप, क्योंकि 5वें चरण का मतदान है और 4 चरणों के बाद जिस तरह अखिलेश यादव और उनके तमाम समर्थक हैं, उनका जो कहा जाए कि एक तरह से जो व्यवहार है वो बदल गया है, ये आपका कहना है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं आप, ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वोट डाला है उन्होंने, और वोट डाला है सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में जो चुनाव प्रतिशत है, सुबह 9 बजे का आंकड़े क्या कहते हैं आपको जल्दी से बता देते हैं। सुबह 9 बजे तक 8.02% मतदान की खबर सामने आ रही है। 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और सबसे ज्यादा कौशाम्बी में 11.4% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी हुई अमेठी में सुबह 9 बजे तक 8.65% मतदान की खबर। तो वहीं पर रायबरेली की बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 7.48% मतदान की खबर सामने आ रही है। बात सुल्तानपुर की करें तो सुबह 9 बजे तक 8.8% मतदान की खबर सामने आ रही है। कहाँ मैं आ जाऊँ आप टूटेगा।
क्या आज मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मैं लोगों से अपील करता हूं, घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज लोकतंत्र की ताकत प्रकट करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 5वें चरण का यह चुनाव है। अभी 2 चरण जो और बाकी हैं, उस समय भी हम अपील करेंगे, लेकिन आज के जो 27 तारीख 5वें चरण के मतदान की दृष्टि से आज 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैं शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में मेरा नाम मतदाता सूची में है और यह ज्वाला देवी विद्या मंदिर में मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से, सभी बड़े बुजुर्गों से और सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि वो भी निकले घर से और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा साफ हो रही है। देखिए, मैं अगर कहूं, अब चूंकि पोलिंग स्टेशन पे हूं, उचित नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर सरकार बना रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी से आप सबके माध्यम से मेरा सवाल है और आप भी एक सवाल पूछ दीजिएगा कभी अगर इस तरह का बयान दे कि 2014 में उन्होंने कितना दावा किया था, 2017 में कितना दावा किया था, बुआ भतीजे मिलकर के चुनाव लड़े तब कितना दावा किया था। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उनके दावों पर आप मुझसे सवाल करते हो। 12 सीट है प्रयागराज में और सबसे ज्यादा जहां से अगर कहा जाए कि प्रयागराज में जो सबसे ज्यादा सीटें पाता हम पूरा प्रदेश जीत रहे हैं, प्रयागराज भी जीत रहे हैं, कौशाम्बी भी जीत रहे हैं, कहीं पर भी कोई मिसा। कैसी चल रही है केशव? मुझे लड़ाई वहाँ लगती नहीं, कहीं लड़ाई नहीं लगती है, सब बिना लड़ाई के ही हम लोग जीत रहे हैं। 12 में से कितनी सीटें प्रयागराज वहाँ पर पसंद कर रहे हैं? 12 में से कितनी सीटें इस बार है प्रयागराज? 12 में से 12 जीत रहे हैं, हम 13 नहीं जीत रहे हैं। हम 13 का दावा नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी 400 का दावा कर रहे हैं और 40 उनकी बच जाए, चूहिया निकल आवे पहाड़ खोदने से, बहुत बड़ी बात है। फोटो खिंचाने वाले लोग हैं उनके साथ, कोई नहीं। केशव जी, आपको लगता है जो जातीय समीकरण की बात कही जा रही है कि सपा जो है वो अलग अलग जातियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार 2014 में बनी है, चुनाव हुआ है, तब से जातिवाद की दीवार को मेरे यूपी के लोगों ने बहुत साहस के साथ ढहा दिया और लोग विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया है 5 साल में प्रदेश की ओर से और लगभग 8 साल में केंद्र की ओर से डबल इंजन के माध्यम से। मुद्दा कितना बड़ा है इस बार? निश्चित तौर से महिलाओं का मुद्दा भी सदा सर्वदा, महिलाओं की शिक्षा की दृष्टि से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दृष्टि से, उनके स्वावलंबन की दृष्टि से, उनको सशक्त बनाने की दृष्टि से कोई कमी न छोड़े हैं न छोड़ेंगे। आपको नहीं लगता बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में उठा है? नहीं, वो बेरोजगारी जो मुद्दा है उसका समाधान कोरोना के इतने भयानक संकट के बावजूद भी हम लोगों ने करने का पूरा प्रयास किया है और लोग संतुष्ट हैं कि जितना अच्छा हो सकता है पूरी दुनिया से अच्छा अगर किसी ने किया है तो हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान में किसी ने सबसे अच्छा किया है तो उत्तर प्रदेश ने। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूं, आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और लोग भी अपने घरों से निकले अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कम मतदान होता रहा है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप अभी वोट नहीं डाले होंगे, अभी अवर कवर कर रहे होंगे, इसलिए भी थोड़ा कम होगा, तो सब लोग निकले। अभी समय है पूरा दिन भर का और मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का बस्ती में जनसभा है और मैं वहां सभा के लिए भी रवाना हो रहा हूं, तो आप सबका दर्शन हुआ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार केशव जी, आपकी लड़ाई जो है लड़ाई के बारे में, तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। लगातार दावा कर रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें जीतने का, साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर उन्होंने तमाम कहा जाए कि दुनिया से सबसे ज्यादा अच्छे काम किए हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य का दावा और वोट डालने के बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो 5वें चरण के मतदान की महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बीच आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या है उत्तर प्रदेश का, एक बार फिर से आपको जल्दी से दिखा देते हैं। 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर आज 5वें चरण में मतदान हो रहा है। और सुबह 9 बजे तक अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 8.02% मतदान जो है हुआ है। सबसे ज्यादा कौशाम्बी में 11.4% मतदान हुआ है। अमेठी की बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 8.65% मतदान की खबर सामने आ रही है। रायबरेली में सुबह सुल्तानपुर में सुबह 9 बजे तक 8.58% मतदान की खबर आ रही है। सर, सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे थे। सर, सिराथू विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और अभी आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से दावा कर रहे थे 300 से ज्यादा सीटें जीतने की। ये तमाम कई कहा जाए कि बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सिराथू विधानसभा सीट पर भी, क्योंकि बाकी सभी सीटों पर भी ये मुद्दे हावी रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ से पल्लवी पटेल उनको कहा जाए कि कड़ी टक्कर दे रही है। क्या कहता है आपका गणित प्रभात त्रिपाठी जी? देखिए, जिस तरीके से शांतनु जी अभी आप केशव मौर्य को सुन रहे थे, केशव मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और योगी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा देश मजबूत होगा, प्रदेश नंबर 1 पे जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अंदर भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो स्थिति है योगी बनाम मौर्य की, वो सामने बिल्कुल झलकती है। और जहां तक मौर्य जी की बात रही, देखिए जो 2017 में जब मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, तो ओबीसी वोट जो पूरा था वो मौर्य के नाम पे आया था और मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसी स्थिति में अब योगी जी मुख्यमंत्री 5 साल रहे और उन्होंने जिस तरीके से अपनी छवि को स्टेब्लिश किया और उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज कानून व्यवस्था, मैं फिर उस पर जोर दूंगा कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की इन चरणों में, और जो चरण पहले निकल गए हैं भारतीय जनता पार्टी को जो भारी डैमेज होना था, मुझे ऐसा लगता है कि 25% डैमेज उनका होगा, लेकिन उससे ज्यादा डैमेज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर 200 के नीचे भारतीय जनता पार्टी रहती है तो मौर्य जी जानते हैं, क्योंकि मौर्य जी एक दावेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौर्य के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मौर्य जी का चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पल्लवी पटेल कितना वोट काट पाएंगी, कितना, वो कोई इतनी बड़ी नेता नहीं है, किसी भी तरीके से मौर्य के बराबर उनका कद नहीं है। और मौर्य के स्थानीय जनता जानती है उनकी कि मौर्य जी कल को भविष्य में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ही बन सकते हैं देश के विकास के लिए। और जो आपने रोजगार की बात कही कि रोजगार मुद्दा, छुट्टा जानवर का मुद्दा, निश्चित तौर पर ये मुद्दे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों का चेहरा है वो भी बहुत काउंट करेगा। अगर कुछ प्रत्याशी जैसे नंदी है, प्रयागराज से नंदी के खिलाफ कुछ वोट जा रहा है, उनकी वाइफ जो है मेयर थी वहां पे, वो भी एक कसौटी में कसा जाएगा कि मेयर रह के उन्होंने प्रयागराज के लिए कितना काम किया, क्या उन्होंने कुंभ में जिस तरीके से पूरी व्यवस्था हुई उसका क्रेडिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो स्थिति है, मतदाता जब ईवीएम तक जाता है तो उसकी जो नाराजगी पहले दिखाई देती है वो नाराजगी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत भारी नुकसान हो रहा था वो डैमेज कंट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। और यूक्रेन का मामला हो, जिस तरीके से यूक्रेन का पूरा अभी मामला और बढ़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा निश्चित तौर पर इन चरणों में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, आप जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से प्रभात जी ने कहा कि ये कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में जो कहा जाए कि एक जो अनबन की खबर है वो चल रही है और इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं लिया। आपका क्या कहना है, क्या आपका क्या दृष्टिकोण कहता है इस पर सर? देखिए, ये चीजें शुरुआत से ही ऊपर आने के काफी चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन ये भाजपा की एक आंतरिक मामला है
और सीटों के जो स्थिति रहेगी उस पर इस चीज का चर्चा की जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करना भाजपा के लिए एक दुरूह कार्य होगा, क्योंकि जो उनका एक हिंदुत्ववादी चेहरा है जिस पर काफी चीजें उस पर जो भाजपा पूरा अपने को वो समर्पित करती है, वो बड़ा एक भाजपा के लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को वापस नहीं लाया जाता है। और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे हैं कि जैसे बुलडोजर की बात आपने शुरुआत में कही कि जो अपराधियों पर जो कड़ा प्रहार किया गया, तो उसमें भी योगी का एक चेहरा जो है कि एक वो सामने आया, तो वो चीजों को नजरअंदाज करना एक मुश्किल कार्य होगा। अगर भाजपा कहीं ना कहीं नजरअंदाज योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। इसी बीच कौशाम्बी से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कौशाम्बी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी जिले के सिरातू विधानसभा के बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिरातू बूथ संख्या 378, 333, 358, 410 ये जो बूथ संख्या है, यहाँ पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। और तकरीबन आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर कौशाम्बी से आपको बता दें, सिराथू विधानसभा के बूथों पर ये ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। और यही वो सिराथू विधानसभा सीट है जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो बूथ संख्या 378, 333, 358 और 410 में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। और करीबन आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है ईवीएम खराब होने की वजह से। ये सिराथू विधानसभा सीट वही विधानसभा सीट है जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं। और मतदाता काफी मायूस दिख रहे हैं इस दौरान, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। और कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा सीट पर, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से बूथों पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। जी, जिले के सिराथू विधानसभा के बूथ नंबर 378, 333, 358, 410 पे ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिल रही है, जहां पे अधिकारी पहुंच रहे हैं। आधे घंटे से ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली है। आधे घंटे से ईवीएम खराब हो रही है, लेकिन जिस तरह से एक प्रक्रिया होती है ना कि मशीन अगर खराब होती है तो उसके लिए रिप्लेस करने के लिए एक मशीन पहले से ही तैयार होती है, तो फिर आधे घंटे का वक्त क्यों लग रहा है? जी, एसडीएम सिराथू से वार्ता हुई है, तो वो कह रहे हैं कि मशीन थी उसको तुरंत हटवा कर दूसरी बदल दी गई, पर ग्रामीणों का कहना है कि आधे घंटे से ईवीएम खराब थी। ये तो लगातार कहीं ना कहीं ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। और आपको अनिरुद्ध देखिए, जिस तरह से ये अगर एक बूथ पर ईवीएम खराब होती है तो समझ में आती है बात, लेकिन 4-4 बूथों पर एक साथ ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। जी, ये बड़ी सूचना है सर कि वहाँ पे ईवीएम होने के बाद भी तुरंत उसको चेंज किया जाए, पर एसडीएम सिराथू पहुंच गए हैं वहाँ पे मौके पे और ईवीएम को चेंज कराने की वो बात कह रहे हैं एसडीएम सिराथू विनय गुप्ता। ठीक है अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अनिरुद्ध पांडे हमारे संवाददाता कौशाम्बी से जुड़े हुए थे इस पूरी खबर पर। तो कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट पर 4 बूथों पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील, शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल,
बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप